भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन से कल पंचकूला में थी, आज रोहतक में है और अभी शाम तक शायद 6 बजे बैठक चलेगी और अभी बैठक 2 अलग अलग ग्रुपों में भी चलेगी। हमारे 22 जिले हैं, फिर हमारे 6 मोर्चे हैं, हमारे प्रकोष्ठ और विभाग हैं। इन सब की एक समीक्षा बैठक हम 2 दिन से कर रहे हैं कि हमारे जो प्रकोष्ठ हैं, मोर्चे हैं, प्रभारी हैं, इनको काम करते हुए 2 साल हो गए। जिलाध्यक्ष उनसे थोड़े पहले बने थे, उनको उससे अधिक समय हुआ है। तो इस पूरे कार्यकाल के उनके काम की समीक्षा की जा रही है। जिलों में हमारा किस प्रकार का काम है, मोर्चों ने किस प्रकार का काम किया, प्रकोष्ठों ने किस प्रकार का काम किया और आगामी 1 साल के लिए उनका क्या रोड मैप है, उनका विजन क्या है, हमारे काम के सामने चुनौतियां कौन सी हैं और किस प्रकार से हमने आगे का रास्ता अपना तय करना है। कुछ टारगेट फिक्स हो रहे हैं कि इन लक्ष्यों को इतने समय तक हमने अचीव करना है। जब ये सारे टारगेट मिल जाएंगे तो मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ 17 तारीख को। 17 तारीख को हमने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी है, जो जगाधरी में होगी। मुख्यमंत्री जी, प्रभारी जी, हमारे प्रदेश से केंद्रीय मंत्रीगण, पार्टी के सभी सीनियर लीडर और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उसमें उपस्थित रहेंगे। इसके बाद 19 तारीख को हम इसी प्रकार से सभी जिलों की बैठक करेंगे एक ही दिन में और 21 तारीख को हमारे 311 मंडल हैं, उनकी मंडल बैठक भी एक ही दिन में करेंगे। 30 मई को प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल हो रहे हैं। 30 मई से लेकर 30 जून तक 1 महीने का सेलिब्रेशन, 1 महीने का कार्यक्रम, 1 महीने की गतिविधियाँ ये हमने बनाई हैं 1 महीने की, कि महीने भर तक हम अलग अलग प्रकार की गतिविधि सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में करेंगे। इसमें बड़ी गतिविधियों में हर लोकसभा में एक रैली की जाएगी। 10 लोकसभा में 10 रैलियाँ होंगी। 2 रैली बड़े स्तर की होंगी, जिसमें केंद्रीय नेता, प्रमुख केंद्रीय नेता रहेंगे, लेकिन बाकी भी 8 लोकसभाओं में भी रैलियां होंगी, 10 की 10 में होंगी। इसी प्रकार से हर विधानसभा में हमारे सारे मोर्चे मिलकर एक एक गतिविधि करेंगे। तो हर विधानसभा में भी एक गतिविधि इन दिनों में होगी। इस समय एक विशेष संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इस संपर्क अभियान में चाहे वो समाज के विशिष्ट लोग हैं जो समाज में अपना स्थान रखते हैं, चाहे मीडिया के बंधु हैं, चाहे सोशल मीडिया के बंधु हैं, ऐसे सब प्रकार के प्रमुख लोगों से मिलन का एक कार्यक्रम इस महीने में रहेगा। इसी प्रकार से आखिरी जो 10 दिन हैं 20 से 30 जून, उसमें गतिविधियां लाभार्थी संपर्क की रहेंगी, बूथ पर कार्यक्रमों की रहेंगी, व्यक्तिगत मिलन की ज़्यादा रहेंगी। इसमें 3 इम्पोर्टेंट डेट, 21 जून योगा दिवस, 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस और 25 जून प्रधानमंत्री जी की मन की बात, और उसी दिन आपातकाल जो 25 जून को लगा था, उस पर भी गतिविधि होने वाली हैं। तो आज की जो हमारी बैठकें हैं वो इन दोनों विषयों को लेकर आगामी 1 महीने के कार्यक्रम और उसके साथ साथ, जैसे प्रारंभ में मैंने कहा कि अपने 2 साल के कार्यकाल की समीक्षा और आगामी 1 वर्ष की योजना के साथ हम आज बैठे हैं, उस पर चर्चा चल रही है। बैठक अभी मध्य में है, आधे जिलों से बात लगभग हुई है, आधे जिलों से बात अभी दोपहर 3 बजे से शाम तक
शायद 6 बजे 7 बजे तक चले। तो इस का सारा मकसद ये है कि हम एक विहंगम दृष्टि से अपने पूरे काम को देख सकें और आगे की एक ऐसी योजना बनाएं जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का काम और प्रभावी रूप से नीचे की जो इकाई, सबसे आखिरी इकाई अब हमने पन्ना माना है, पन्ने तक प्रभावपूर्ण काम हमारा खड़ा हो। और जो भी योजनाएं भारत की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, मनोहर जी की सरकार ने लोगों के लिए बनाई है, उन योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे। नहीं पहुँच रहा है, कोई बाधा आ रही है तो उसमें हम उनके सहयोगी बने, फैसिलिटेटर बने। इस प्रकार का एक कैंपेन इस सारे समय में, आने वाले समय में हम चलाने वाले हैं। हर एक योजना को लेकर कि उसका हाथ पकड़ के, साथ चल के, उसको कोई कठिनाई आ रही है तो उसकी दिक्कत को हम दूर कराएं। तो ऐसे एक बड़ा कैंपेन ये जून का तो है ही है, लेकिन ये लगातार अब हर महीने भी आगे लाभार्थी को संपर्क और लाभार्थी को सहयोग, जिनको लाभ मिलने में कठिनाई आ रही है, उसका भी एक बड़ा कैंपेन चलने वाला है। हमारे पन्ना प्रमुख पूरे हरियाणा के तय हो जाए और उसके सम्मेलन हो जाएं, इसकी एक तिथि हमने 23 जून वो दी हुई है और हम उस पर लगे हुए हैं कि इस काम को समयबद्ध रूप से पूरा करें और सारे हरियाणा की सब विधानसभाओं के, एक विधानसभा में जब पन्ना प्रमुख बनाते हैं तो औसत रूप से 3 से 4 हज़ार के बीच में होते हैं। 3,71,000 कुल पन्ना जो है वो पन्ना समिति पन्ना हैं, मतलब उसमें 60 वोटों के जो पन्ने होते हैं। तो बड़ी तेज़ी के साथ काम चल रहा है और समयबद्ध रूप से इसको पूरा करने के लिए पार्टी की टीमें लगी हुई हैं। इसके लिए 56 घंटे का समय हर जिले में 200, 250 लोग दे रहे हैं। जो हमारी शक्ति केंद्र के प्रमुख हैं, सह प्रमुख हैं, जिले की छोटा है तो कई संख्या ये छोटी भी हो सकती है, 2 विधानसभा, जिला 4 विधानसभा का है तो एक औसत संख्या है, 45 के आसपास शक्ति केंद्र प्रमुख एक विधानसभा में होते हैं। और जिला बड़ा है 6-7 का तो वहाँ संख्या और भी ज़्यादा थोड़ी है। लेकिन सभी शक्ति केंद्र प्रमुख स्तर के लोगों से आग्रह किया है कि वो इसके लिए समय का 56 घंटे का समय का कम से कम दान करें और उस नाल से अल्पकालिक विस्तारक योजना इसको कहा गया है, उस काम में एक बड़ा कैडर जो है वो 4400 शक्ति केंद्र हमारे प्रमुख हैं। तो पूरे हरियाणा में उनसे आग्रह किया गया है कि 56 घंटे का वो समय का दान करें और पन्ना प्रमुख के काम को पूरा करने में सहयोग करें। तो उस नाते से बहुत ही मैं कहूँगा कि बड़े स्तर पर पार्टी का काम चल रहा है। इसी समय मुख्यमंत्री जी भी अपना दौरा कर रहे हैं। मेरा भी दौरा शुरू हुआ है, एक जिले का संपन्न हो गया है, कैथल जिले का। 90 की 90 विधानसभाओं में मैं जाने वाला हूँ और इस समय आधा दिन एक विधानसभा में समय देता हूँ। उसका एक पैटर्न भी बना है कि 2 बैठकें होती हैं, एक बड़ी एक छोटी, और कुछ लोगों से व्यक्तिगत मिलन होता है और बाकी के जो कार्यक्रम होते हैं वो चाय पर, भोजन पर, आम जनता के साथ मिलने का कार्यक्रम रहता है। तो कैथल जिले की 4 विधानसभाओं का दौरा मेरा संपन्न हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे कई जिलों के दौरे संपन्न कर लिए हैं, वो लगे हैं। बाद में हमारे प्रभारी जी विप्लव देव जी के भी दौरे शुरू होंगे, उनके जिला अनुसार होंगे। तो ऐसे एक बड़ा जनसंपर्क का उस नाते से नीचे तक लोगों से मिलने का कैंपेन अभियान बीजेपी का इस जून महीने में चलेगा। प्रधानमंत्री जी के 9 साल को समर्पित होकर, लेकिन बाद में भी कंटिन्यूअस, क्योंकि ये काम पूरा होने में काफ़ी समय लगेंगे, जो दौरा मेरा भी चलने वाला है, तो ये बाद में भी उसी प्रकार से अगले महीनों में चलता रहेगा। इतनी बात मैंने आपसे आज की बैठकों के निमित्त जो है वो आपको जानकारी साझा करने की वो की है। अध्यक्ष जी, कर्नाटक की हार का के लिए ये तो पहले से सब तय है। कर्नाटक में कांग्रेस की विजय हुई है, उनको बधाई है, और हमारी कोई कमियां रही हैं तो कर्नाटक से जो समीक्षा होगी, जो हमको सीख मिलेगी, उससे और अच्छा करेंगे। अध्यक्ष जी, आपने कहा कि प्रदेश का दौरा आप ही करें हैं, मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम
अभी हाल ही में 3 दिन सिरसा में रहे मुख्यमंत्री, वहाँ पर तीनों ही दिन मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है। देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं जरूर जब कोई फील्ड में जाएगा तो निश्चित रूप से कुछ लोग अपनी बात कहने में, और मैं कहूँगा कि जो कई बार बहुत आग्रही होकर लोग अपनी बात कहते हैं, एक सामान्य वातावरण वहाँ का, उसकी बजाय जिस प्रकार के मोटिवेशन के साथ लोग अपनी बात कहते हैं, वो हम और आप सबके ध्यान में आती है। हम सब इस मामले में मीडिया के जुड़े हुए लोग भी सब बातों को जानते हैं, और पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी सब ऐसे ऐसे विषयों को समझते हैं और जानते हैं। जो सहजता का जो आम जन है उसको पॉलिटिकल विषयों से ज़्यादा संबंध नहीं होता, उसका संबंध केवल अपनी समस्याएं रखने का होता है। लेकिन जब पॉलिटिकल विचार से मोटिवेटेड लोगों का व्यवहार होता है उसमें हमेशा अंतर होता है, और उसको हम और आप सब समझते हैं। कई सरकार की कमी मानते हैं, कई किसी कार्यक्रम की पहुंच या जो मीडिया बनाई है वो लोगों तक नहीं पहुंची हो, या सरकार की एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो गई। देखिए, ये तो हमेशा रहेगा कि आप 100% लोगों को सब चीज़ें समय से पहुंचा पाना, ये अपने आप में एक मेगा वर्क है। और इसलिए पार्टी के कैडर को भी हम इसलिए आग्रह करते हैं कि जहाँ तक जो चीज़ें पहुँचनी हैं वो सब तक पहुँचें। इसमें तो राम राज्य की कल्पना साकार हो जाएगी कि हर व्यक्ति तक जो वो चीज़ पहुँचनी थी वो ठीक उस प्रकार से पहुँच गई है। ये महती प्रयास तो लगातार करने होंगे कि जिन तक जो चीज़ें पहुँचनी है उन तक पहुँचें। कहीं दिक्कत आ रही है उसमें हम माध्यम बने। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, मैं कहूँगा कि एक समय था कि बीपीएल कार्ड का सर्वे जब हुआ तो वो हमारी सरकार से भी पहले हुआ था, और बीपीएल कार्ड उस स्तर पर बने। और इस सरकार के 9 साल के बाद अब बहुत सारे लोगों की जो नई आईडी बनी, परिवार पहचान पत्र, उसमें उनकी आमदनी अगर अधिक हुई है और फिर भी उसकी ये अपेक्षा है कि मेरा वही स्टेटस बरकरार रहे, तो वो उसको अब उसकी आमदनी के लेवल के हिसाब से। इसी प्रकार से जिसको आप कहेंगे कि आयुष्मान कार्ड 2011 की जनगणना के आधार पर बने। EICC SECC डाटा, वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुई थी 2011 की जनगणना, उसके आधार पर दिए। लेकिन अब जो चिरायु कार्ड दिया गया वो नए परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिया गया। 54% आबादी कवर हुई। अब किसी को लग सकता है कि ये मुझे उस समय मिलना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें के लिए कोई ना कोई बेंचमार्क, आपको कोई ना कोई लेवल तय करना पड़ता है, और उस लेवल के आधार पर ही चीज़ें डिलीवर हो सकती हैं। जिन चीज़ों का आधार आर्थिक कारण से है, यानी कोई आमदनी के बेंचमार्क के कारण से है, तो आमदनी का बेंचमार्क उसमें होने से ही वो सुविधा उस तक पहुंचती है। अपेक्षा और उसमें अंतर हो सकता है। दूसरा, कई बार अनियमितता भी हो जाती है कि आमदनी कुछ और है, दिखा कुछ और दी गई, और ऐसे जिनके साथ अनियमितता हुई है उनको ठीक करने का निर्देश मुख्यमंत्री जी बराबर दे रहे हैं, ठीक करा रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं का भी दायित्व है, अगर किसी की फिगर ठीक नहीं है तो ठीक कराने में मदद करें। धनखड़ जी, जिस तरह से कांग्रेस जीती है कर्नाटक में, और उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी हिंदुत्व और धर्म के नाम पर सभी थी, लेकिन जो मुद्दों की बात की वो मुद्दों की बात नहीं की, इसलिए क्या कर्नाटक से बीजेपी सबक लेगी? देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो एक, जिसको मैं कहूँगा कि यहाँ की राष्ट्रवादी पार्टी है, और हमारे पास राष्ट्रवाद से ऊपर कुछ नहीं है। नेशन फर्स्ट। और बहुत सारी पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस पार्टी ने, मैं कहना चाहता हूँ, शासन में आना एक अलग बात है। शासन तो पहले भी कांग्रेस पार्टी बहुत वर्षों तक करके गई, लेकिन इतने वर्षों तक धारा 370 कांग्रेस पार्टी ने क्यों बनाए रखी, ये सवाल हमेशा खड़ा करेंगे। जब पटेल जी सोमनाथ का मंदिर बना सकते थे तो नेहरू जी ने राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया? कांग्रेस के बाकी नेताओं ने क्यों नहीं बनवाया? नेताजी ने जहाँ झंडा फहराया था उसको डी सेरेमोनियल क्यों किया गया? नेताजी को जो सम्मान मिलना चाहिए था आज़ाद भारत में वो क्यों नहीं मिला? देश के क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो क्यों नहीं मिला? इन मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे फॉरगॉटन हीरोज़ को पब्लिक डोमेन में लेकर आएगी।
भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के जो श्रद्धा के केंद्र हैं उन सब का पुनरुद्धार करेगी, उनके लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी बाकी मुद्दों पर भी काम करती है। आर्थिक दृष्टि से हम देश को 5वीं लेवल की इकोनॉमी पर लेकर आए हैं। ढांचागत सुविधाएं हम वर्ल्ड लेवल की बना रहे हैं। हम दुनिया में हमने अपने नेतृत्व की पहचान बनाई है, G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसलिए ऐसे किसी मुद्दे को बीजेपी छोड़ने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने जो इन मुद्दों की उपेक्षा की थी, लगातार इन मुद्दों को उठाएंगे और बताएंगे देश को। लेकिन एक चीज उसी से संबंधित सवाल है, जब तक वोट नहीं गिरे थे तब तक हनुमान जी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा था। पूरे देश में आप लोगों ने प्रोटेस्ट की, आज क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी पार्टी की किसी हमारे देव के प्रति इस प्रकार की सोच है तो सदा उसकी निंदा होगी और सदा उसकी निंदा करेंगे। ये वही लोग हैं जो घर में बैठ के बाहर कहते हैं हम राम को मानते हैं और 21-21 वकील उसके विरोध में खड़े करते हैं। ये वही लोग विरोध हैं जो इन आराध्य देवों को मानने वाले संगठनों पर बैन लगाने की बात करते हैं और आतंकवादी संगठनों का बैन हटाने की बात करते हैं। ये वो दोगले लोग हैं जो केरला स्टोरी को बैन करने की कई राज्यों में बात करते हैं और कोई हमारे खिलाफ कोई अगर वो चीज़ आती है तो कहते हैं जनता को दिखना चाहिए, जाना चाहिए, पता लगना चाहिए, और बाद में दुबक जाते हैं जब कोई ऐसी चीज़ आती है। तो ये हमेशा जो माइनॉरिटी की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कई लोग कर रहे हैं, ये देश के सामने आना चाहिए और देश के सामने इसको रखते रहेंगे। कैसे हो सकता है? नहीं भैया, बजरंग बली को मानने वाले संगठन को बैन करना, एक शांति प्रिय संगठन को बैन करना और किसी आतंकवादी संगठन से उसकी तुलना करना जो सीरिया में आतंकवादी बनाकर भेज रहे हैं, तो कर्नाटक की जनता तो ऐसे नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक समय की एक घटना की एक चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं और ये राष्ट्रीय नहीं भैया, ये राष्ट्रीय मुद्दे सदा रहेंगे बीजेपी के, और बीजेपी प्रखरता के साथ इन राष्ट्रीय मुद्दों पर बोलती रहेगी। और जो इन राष्ट्रीय मुद्दों के हम तब भी बोलते थे जब हमारे 4-5 सांसद थे, हम तब भी बोलते थे जब हमारे 2 सांसद थे। हमारे मुद्दे नहीं बदलेंगे, हम इन्हीं मुद्दों पर बोलेंगे, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हीं मुद्दों पर लेकर देश को आगे बढ़ेंगे। चुनाव के परिणाम आते हैं, विजय भी होती है, पराजय भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे शाश्वत हैं और इन्हीं मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे। भैया कांग्रेस कुछ भी कहे, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात बताइए। नहीं, कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस अपनी बात। सर, आरएसएस का पटेल ने बैन लगाया था, बजरंग दल पर कांग्रेस ने भी तो चुनाव के वादा किया था, लेकिन इसमें तो संगठन है, इसमें देव कहाँ से आ गए? नहीं भैया, संगठन जो मेरे देवता को मानने वाले संगठन, जो एक अच्छाई के लिए काम करने वाले संगठन। भैया एक मिनट, ये राष्ट्र कैसे बना? ये राष्ट्र कैसे बना? इस राष्ट्र के बनने का आधार क्या है? इस देश की कल्चर क्या है? इस देश के महापुरुष कौन है? जो हनुमान जी के मानने वालों पर बैन लगाने की बात करेगा, वो बात इस देश की मूल संस्कृति के विरोध में है। सदा उसके विरोध में बात करेंगे और उसकी निंदा करेंगे। ये गलत है। ये देश धर्म के नाम पे धर्मनिरपेक्षता पे बना था सर। मैं बताता हूँ, ये देश धर्मनिरपेक्षता की जो बात कह रहे हैं उसको समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है सर्वधर्म समभाव, और जिनको सर्वधर्म धर्म समभाव की समझ है वो जरा जाकर देखें कि इस देश में जो इसकी मूल संस्कृति है, और मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं, हिंदू संस्कृति है, वही सर्वधर्म समभाव की है। हिंदू संस्कृति ये घोषणा नहीं करती अपने तीर्थ में से, अपने मंदिर में से कि एक यही देवता है और इसी की पूजा करो और इसको नहीं मानोगे तो काफिर हो, ये नहीं कहते। ये कहते हैं, हिंदू ऋषि ये कहता है किसी भी रास्ते से आओ तुम मेरे तक आते हो। ये घोषणा, यही घोषणा जो है मैं कहूँगा सेकुलर है, और जो कहता है मेरे ही रास्ते से आओ वो सेकुलर नहीं है, वो कहीं ना कहीं अटकाती है कि मेरे ही रास्ता ठीक है। केवल मेरे ऋषि ने ये कहा मेरे रास्ते से आओ, वही किसी भी रास्ते से आ सकते हो, ये हिंदू ऋषि कहता है। और यही इस देश की मूल कल्चर है, मूल संस्कृति है। मेरा ऋषि कभी नहीं कहता कि ये किताब आखिरी है, रामायण और महाभारत। मेरा ऋषि कहता है आत्म दीपो भवय चरवेती चरवेती। कोई 1600 साल पुरानी, कोई 2500 साल पुरानी किसी किताब पर मेरा ऋषि ठहरने की नहीं कहता। लेकिन कर्नाटक में, और इसलिए अरे छोड़ो ना, कर्नाटक जीत गए, ठीक है, हो गया भैया, जीत गए, ठीक है। कर्नाटक कोई बेंचमार्क नहीं है भैया, हो गया कर्नाटक। नहीं, हमारा हिंदू भैया नहीं भैया, हमारी कल्चर है, हम इस कल्चरल नेशनलिज्म पर बीजेपी की घोषणा है।
हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानकर चलते हैं, यही हमारा राष्ट्रवाद है। और दुनिया के राष्ट्र, अगर आपको हम उस प्रकार का राष्ट्र नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि देश अगर बना है इस कल्चर के कारण बना है और इस कल्चर के कारण खड़ा हुआ है। इस कल्चर पर आधारित ये देश है। इस देश में आप देखेंगे कि रामेश्वरम भी है, केदारनाथ भी है, सोमनाथ भी है, शिव सागर भी है। इस देश में 51 शक्तिपीठ है। इस देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये देश की पूरी कल्चर, भाषाएं अलग अलग होगी, इस देश की कल्चर एक है। इस देश में भाषाएं अलग अलग होगी, साहित्य एक है। दक्षिण का ऋषि भी वही बोलता है, उत्तर का ऋषि भी वही बोलता है। सदगुरु और रामदेव के प्रवचन में फर्क नहीं मिलेगा आपको। ये सारा देश एक कल्चर से बंधा हुआ है। राम राम करके किसी भी राज्य में आप जा सकते हो, इसलिए राम हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए जनवरी में राम के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। आप सबको आमंत्रित करता हूँ। आपके जैसे 2 दिन के प्रवास है हर जिले में आप जा रहे हो, तो आप कार्यकर्ताओं के दिल की बात तक कैसे पहुंच पा रहे हो, वो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कार्यकर्ता भी नाराज है आपसे, पार्टी से। पहले मैं किसी को कर्नाटक की जीत से गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं। कर्नाटक बहुत हो गया। किसी को गलत फहमी हो गई हो तो वो दूर कर दूं। ये राष्ट्रवाद हमारा एजेंडा है, रहेगा, रहेगा और रहेगा। लेकिन राष्ट्रवाद का आपकी बात है, पार्टी की जो रहे हैं सरकार में पूरे राज्य में बहस की ये वो कह रहे हैं कि पुलवामा में जो हुआ, अटैक हुआ, पूरा इलेक्शन में चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष है और हर पार्टी अपने प्रचार में लगी है। अगर 90 की हम बात करें, 90 के चुनाव की बात करें, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में समावेश हो रहा था दूसरे लोगों का, अब कहीं आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस में बहुत ज्यादा हो रहा है इस चुनावी वर्ष? बिल्कुल नहीं हो रहा। कोई भी ऐसी जिसको नोटिसेबल भर्ती कोई भी नहीं है। कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको ये कह सकें। कांग्रेस पार्टी की जो दिक्कत है हरियाणा में, वो आपको भी मालूम है। एक समय शैलजा जी प्रभावी नेता थी, उनके पिताजी प्रभावी नेता थे। सिरसा में शैलजा जी को बॉडी तक नहीं बनाने दी गई। एक समय भजनलाल परिवार प्रभावी नेता था हिसार में, उनके लिए ऐसे हालात पैदा किए गए कि वो बीजेपी में आए। आज बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और भव्य बिश्नोई बीजेपी से एमएलए हैं, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं। एक समय पूरे अहिरवाल में राव इंद्रजीत बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी ने वो स्थितियाँ उत्पन्न की, आज वो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता हैं, हमारे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आप एक एक सुरजेवाला जी जींद और कैथल के बड़े नेता थे। ऐसे सिचुएशन उत्पन्न की कि उनको जाकर राजस्थान से राज्यसभा में जाना पड़ा। पूरे हरियाणा का अगर आप नक्शा देखेंगे तो किसी खास राजनीतिक डिजाइन के लिए कुछ खास लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाई एक प्रदेश अध्यक्ष को तो लठिया के उतारा, दूसरे को बॉडी नहीं बनाने दी, तीसरा भी बेचारा बॉडी बनाने के सवाल से ही हट गया है। मैं यहाँ पन्ने की बात कर रहा हूँ और वहाँ प्रदेश नहीं है, तो किसकी बात कर रही बात? धनखड़ साहब, मुख्यमंत्री संयम क्यों खो रहे हैं? किसी को मारने पीटने की बात कर रहे हैं। आज एक सरपंच को उतार दिया मंच से, महिला सरपंच को। आपकी अनुशासित पार्टी है, संगठन की जिम्मेदारी भी आप लोगों के पास है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो मुखिया प्रदेश के। देखिए, मुख्यमंत्री जी बहुत धैर्यशील व्यक्ति हैं और कहीं भी चीज़ें मर्यादा से बाहर कहीं भी नहीं जानी चाहिए। और मर्यादा कोई एक तरफा नहीं होती है, मर्यादा 2 तरफा होती है और दोनों तरफ से मर्यादा का पालन आवश्यक होता है। लेकिन किसानों पर जो लाठीचार्ज नहीं भैया, किसानों का नाम मत लीजिए। कुछ लोग किसानों के नाम पर अगर वहाँ आए हैं, सबको मालूम है वो कौन सी पार्टी के थे, उनको अपनी पार्टी का नाम लेने में शर्म क्यों आती है? वो ऐसी चीज़ क्यों चलाते? वो कहें ना हम इस पार्टी के हैं, हम कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए आए थे। सबको मालूम है, एवरीवन नोज, लोगों को पहचानते हैं। आजकल सोशल मीडिया इतना व्यापक है कि एक एक आदमी का नाम ले देता है, तो उनमें दम नहीं है क्या अपना नाम लेने का? अपने नाम से कहें कि हम आए थे। अच्छा, मुख्यमंत्री नहीं, आप एक एक आदमी को पहचानते हैं। यहाँ किसान नेता कौन है, हम भी सबको पहचानते हैं। तो कौन सी पार्टी वाले कौन लोग थे, एवरीवन नोज। लेकिन जिस तरह से हो गया भैया, दिल्ली सारे बातों का जवाब मुझे देना है क्या? बहुत हो गया। धनखड़ साहब, ये तो 1 to 1 चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, विकास कार्य कहीं वो चिंता ना करें। वो अमाउंट कहाँ जा रही है, पैसा कहाँ जा रहा है? भैया वो चिंता ना करें। हरियाणा बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है और हरियाणा की इकोनॉमी इतनी मजबूत है, जो उनके समय में 20% पैसे आ गए थे पूंजीगत निवेश के, अब 30% पैसा पूंजीगत निवेश का है।
आसपास के सभी राज्यों से हरियाणा की इकोनॉमी मजबूत है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। और बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था के साथ हरियाणा की इकोनॉमी चली हुई है मजबूती के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा खर्चा हो रहा है, चीज़ें तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उनको चिंता करने की इस उम्र में चिंता वैसे भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत